आदरणीय अध्यक्ष जी, पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और पूरे देश से आए हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधि साथियों, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं कि देश के समाजवादियों ने, प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मत से उन्हें एक बार फिर समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में देश की जो स्थिति बनती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है रोजाना, इस पूरे माहौल को 24 में समाप्त करने में सफल होंगे, विपक्षी पार्टियों के सहयोग से, सत्ता में बैठे हुए लोगों को बेदखल करके। यहाँ जो प्रस्ताव, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव, राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किया है अंबिका चौधरी जी ने, जिसका समर्थन जावेद अली खान साहब संसद सदस्य ने किया है, बहुत ही स्पष्ट प्रस्ताव है। कुछ इसमें टाइप की अशुद्धियाँ भी हैं, उनको भी ठीक करूँगा, और कुछ कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उनको इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। आप जानते हैं कि इस पर बोलते हुए नंदा जी ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए, स्वयं प्रसाद मौर्य जी ने विचार व्यक्त किए, जया जी ने भी 2 मिनट में ही जो कहनी चाहिए बात वो 2 मिनट के अंदर कह दी। लालजी वर्मा, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत सरोज, अबू आसिम आजमी, सलीम शेरवानी, बिशंबर प्रसाद निषाद, रामजी लाल सुमन, माता प्रसाद पांडे, ओम प्रकाश सिंह, मनोज पांडे, कमाल अख्तर, मोहम्मद फहद, नेहा यादव, प्रदीप तिवारी और सिद्धार्थ सिंह ने अपने विचार रखे। कई नेताओं ने बहुत अच्छे विचार रखे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट में। अगर आप लोगों ने सुना हो, मुझे खुशी इस बात की है कि इस तरफ जो बैठे हुए लोग हैं, कल भी इन्होंने, जो अभी बैठे हैं, उन्होंने पूरे वक्त राज्य सम्मेलन में उपस्थित रहकर आर्थिक और प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा को सुना, और इधर जो आगे की पंक्ति में बैठे हुए हैं वो महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने भी सुना। ये सब धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि तमाम लोग, मैं जब कल गया और हो सकता आज निकल के जाऊंगा तब भी, तो हमारे 1-2 मित्रों ने कहा कि आपकी पार्टी के बहुत पूरा आज लुलू माल और कौन सा दूसरा माल है, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, वो मॉल के दुकानदार कह रहे थे कि ऐसा सम्मेलन हमेशा होता रहे, पूरा भरा हुआ है। कल मैंने अध्यक्ष जी से कहा था, कल सुबह जब शुरू हुआ था, राज्य सम्मेलन था, उसमें स्वाभाविक रूप से 1.5 गुना प्रतिनिधि होते हैं कानूनन हमारे संविधान के हिसाब से, तो सारी कुर्सियां भरी हुई थी। 15,000 से ज़्यादा डेलीगेट थे। 10,000 डेलीगेट आज भी सुबह थे राष्ट्रीय सम्मेलन के। तो इतना जरूर आप लोग तो बैठे हुए, आपको मैं क्या सिखाऊं, लेकिन जो नहीं हैं उनको जरूर बताइए कि डेलीगेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। डेलीगेट पूरी व्यवस्था को स्थापित करता है, जरूरत पड़े तो पार्टी के संविधान को संशोधित करता है। इसलिए यहाँ बैठ के कुछ सीखने का काम भी करें। हमारे चारों यूथ के अध्यक्षों ने अभी भाषण दिया।
मैं अध्यक्ष जी से ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसी कार्यशालाएं जरूर आयोजित करें जिसमें नए लड़कों को बोलने का सहूर आ जाए सही तरीके से। आप जोर के चिल्लाओ के बोलते हो, उससे कोई असर नहीं होता है। बात कब धीरे शुरू होनी चाहिए, कब उसमें तेजी आनी चाहिए, कब फिर वो स्लो होनी चाहिए, और कब उसका आखिरी में जब आप बोलते हो तो क्या कहना चाहिए। मैंने यहाँ कल भी देखा, आज भी देखा, बहुत लोग बोलते हैं, बोलते बोलते बिल्कुल ठीक बात कंक्लूड करने जा रहे होते, तब तक उन्हें कुछ और याद आ जाए तो नई बात शुरू कर देते हैं, सब बेकार कर देते हैं। कैसे शुरू करनी है अपनी बात, कैसे उसको उठाना है और कैसे कंक्लूड करना है, ये जब तक नहीं सीखेंगे आप लोगों के मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए इन्हें सिखाने के लिए कुछ कार्रवाई कीजिए। प्रयोग जो कार्यशालाएं होती हैं, अंग्रेजी में उसको वर्कशॉप कहते हैं, बस वो जरूर कराइए। ये प्रस्ताव जो है, इसमें जो थोड़ा बहुत टाई पाइप करने में, प्रिंटिंग में कमी रह गई है, उसको सुधारने के बाद पार्टी छापेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चित्र के साथ, नेताजी के चित्र के साथ और सम्मेलन की एक झांकी के साथ बहुत खूबसूरत रूप में। उसे आप जरूर पार्टी के जब छप जाए तो ज़रूर उपलब्ध कराएं, ले लें, क्योंकि ये आपको रोज़ाना बीजेपी वालों से बहस करने के लिए आपको मसाला, तार्किक और तथ्यात्मक मसाला देगी। एक बार नए लड़कों से मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर लोहिया को पढ़िए और सोशलिस्ट लीडर हुए हैं उनको पढ़िए, लेकिन किसी देश में कैसे लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग तानाशाह बन जाते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लिए जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी रुचि है पढ़ने में, वो 2 पुस्तकों को जरूर पढ़ें। एक प्रोफेसर लास्की हुए हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे, लेबर पार्टी के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लीडर थे, और उन्हीं के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने चर्चिल को हराया था, क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। उनकी एक छोटी सी पुस्तक है, 70 के दशक में आगरा और कानपुर यूनिवर्सिटी के MA इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स में वो प्रेस्क्राइब थी। उस पुस्तक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये नहीं प्रेस्क्राइब थी, दूसरी पुस्तक बता रहा हूँ। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में आप पढ़िए कि एक थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी। कोई व्यक्ति अपरिहार्य है। जैसे इमरजेंसी में उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष बरुआ ने कहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये थी थ्योरी ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी, माने इंदिरा जी देश के लिए अपरिहार्य हैं, लोकतंत्र खत्म और किसी की जरूरत ही नहीं। ये तानाशाही की तरफ जाने वाला रास्ता होता है, और वही स्थिति अब है। वही स्थिति है कि नहीं, कि मोदी मोदी मोदी, नो अदर। ये तानाशाही की तरफ जाने वाला रास्ता है, और ये बहुत खतरनाक है। इससे अगर हिंदुस्तान के लोग सतर्क न हुए, सावधान न हुए, तो बहुत बुरे दिन हम लोगों की तरफ आएंगे, पूरे देश की तरफ आएंगे, और जो बीजेपी वाले लोग हैं उनकी तरफ भी आएंगे। जब तानाशाही होती है, हिटलर ने सबसे ज़्यादा अपने पास वाले लोगों को मारा था, अपने क्लोज कॉन्फिडेंट्स को मारा था सबसे पहले, क्योंकि जो तानाशाह होता है उसको अपनी परछाई से भी डर लगता है, सबसे ज़्यादा संदेह करता है अपने निकट रहने वाले लोगों को, तो बहुत खराब स्थिति पैदा हो सकती। तो एक तो ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और एक है जॉर्ज ऑरवेल की लिखी हुई बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, एनिमल फार्म। एनिमल फार्म। अब अगर कोई हो सकता है उसको कोई जब्त करा दिया गया हो, माने जानवरों ने एक प्रतीकात्मक रूप में लिखा है, संकेतात्मक। जानवरों ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की, संविधान बनाया, और अपनी हेड ऑफिस पे सारे 7 हमारे 7 हैं फंडामेंटल लॉ, सबको लिख दिया, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल। इस तरह के 7 उनके वो थे। धीरे धीरे चलता रहा। एक बड़ा होशियार था उसमें, उसने कहा लगता कुछ परिवर्तन हो गया है मौलिक अधिकारों।
तो वो गया देखने, तो उसने देखा कि ऊपर लिखा हुआ था ऑल एनिमल्स आर इक्वल, उसके आगे लिख दिया गया धीरे से, बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। पहला अधिकार खत्म, मतलब उसमें नहीं कुछ बिगाड़ा, आगे लिख दिया, संविधान संशोधित हो गया। कुछ दिनों बाद देखा करे, पहले तो ये था कोई जानवर एक दूसरे को मारेगा नहीं, अब तो ये मारने लगे, लगता है विधान में कुछ परिवर्तन हो गया है। फिर उसने देखा जाके तो दूसरा जो था कि नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, तो उसमें आगे लिख दिया था विदाउट एनी कॉज, बिना कारण के नहीं मारेगा। नहीं, कारण तो है ही, जो रोज कानून बनता है ना अपने यहाँ। माने समाजवादी पार्टी के लोगों पर अगर मुकदमा लिखना है तो कुछ नहीं, आप शांति से बैठे हैं तो पेंडेमिक एक्ट में लिखा दीजिए, कोई न कोई कारण तो मिल ही जाएगा। तो इन्हें देखिए और आप इनको पढ़िए और एकदम आपकी समझ में आ जाएगा कि देश में किस तरह से हमारा देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। और जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का जब अधिकार ही नहीं आपके होंगे, अधिकार तो खत्म ही हो गए लगभग। एक ही सिद्धांत है, हमें किसी ने बहुत पहले बताया था कि इनको ये पढ़ाया गया है कि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश की सब संपत्ति कर लीजिए, वो आपको चुनाव में मदद करेंगे, पैसे के बल पर वो चुनाव जिता देंगे, धीरे धीरे सारे कर्मचारियों की छटनी कर दीजिए। उन्होंने कहा करे हमारे कंप्यूटर से 500 आदमी काम कर लेता है, आप क्यों रखे हो, नौकरी दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह दे रहे हैं, हटाइए, ये सिस्टम कीजिए। लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नौकरियां खत्म। और जरूरत पड़ती है, जब बंगाल में चुनाव हुआ तो ट्रक भर भर पैसे गए, किस हिंदुस्तान में इनकी सरकार थी, कहीं कोई रोक नहीं सकता। हम आप 50,000 से ज़्यादा बैग में चुनाव के पास ले जाओ चुनाव के दौरान, तो मालूम क्या होता है, सर्च करेंगे अधिकारी, और अगर 50,000 से ज़्यादा पैसा है तो जब्त कर लें, एक एक ट्रक भर के। और तो उन्होंने ऐसी कंपनियां हर जगह खोल दी हैं कि वहीं से कह देते हैं वहाँ पैसा पहुँच जाता है, जितना चाहिए उतना पैसा। उत्तर प्रदेश में जितना चाहिए पता कर लिए कि बीजेपी वाले लोगों को कितना पैसा दिया गया, कैंडिडेट को दिया गया सो दिया गया, जिन्हें भेजा गया था उनको कितना पैसा दिया गया। एक एक आदमी को खरीदने के लिए जो देश के और दुनिया के अब दूसरे नंबर के बड़े हो गए हैं, उनके हाथ में व्यवस्था दे दी गई। ये स्थिति है। आप जानते हो नीतियां कैसे अब बनने लगी। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक आया कि देश में कोयले की कमी हो गई, तो लाइसेंस नहीं मिला, लाइसेंस मिल गया था एक्सपोर्ट करने का। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हमारे एक बिजनेसमैन को लाइसेंस नहीं दिया था कि वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से कह के उनको कोयला एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दिलवा दी, और हमारी सरकार ने यहाँ की जो कोयलरी है हमारी, उनको बंद करवा दिया। वो कहा कि नहीं, ये कोयला नहीं निकलेगा और पॉल्यूशन करता है। तो जो 100 रुपया कुंटल आ रहा था वो 1000 रुपया कुंटल लेने गवर्नमेंट, वो नहीं हिंदुस्तान का है, लेकिन 1000 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा कीमत पे वो। और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी क्यों हो रहा है वो 2 दिन के अंदर। आपने मालूम होगा कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा पाम ऑयल आता है कि नहीं आता है। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट से कह के कहा कि तुम नहीं, हिंदुस्तान के लिए पाम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि पाम ऑयल हिंदुस्तान में बिजनेस करने वाली फॉर्चून नाम की कंपनी है, वो अडानी, 4 गुना दाम पे अगले दिन। तो कोई आदमी, कोरोना में सारे बर्बाद हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन क्या कारण है कि एक आदमी की कीमत लाखों गुना बढ़ गई 1 साल के अंदर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आदमी हो गया, क्योंकि सिर्फ एक आदमी के इंटरेस्ट और उसके इंटरेस्ट में हिंदुस्तान की सरकार लगी हुई है। जनता बाहर में जाए उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चुनाव वाले दिन अब ये जागृति करना होगी। जो 2 महीना भोजन के लिए कुछ अन्न दे दें फ्री, उस पर अगर आप वोट दे देंगे तो अपने बाल बच्चों के भविष्य को गिरवी रख रहे, गिरवी। न कहीं नौकरी मिलेगी, न न्याय मिलेगा। और जब न्यायपालिका पर भी कोई अंकुश न रहे, न्यायपालिका पर भी नियंत्रण जब सरकार का हो जाए, तब क्या होता है।
हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की थी। इसलिए की थी कि अगर कोई सरकार निरंकुश हो जाए, अगर किसी को परेशान करने पड़ आए, तो एक व्यक्ति न्यायपालिका की मदद से पूरी सरकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है। तो क्या न्यायालय आपको न्याय दे रहा है? सब मौन हो गए, ब्लैकमेल किया जाता है, किसी जज की स्टेनो से कहलवा दिया जाता है कि मेरे साथ इन्होंने छेड़छाड़ की, जेल में भेज दिए जाएं, जज से चाहे जैसा फैसला लिखवा ले। हुआ नहीं है, बड़े बड़े फैसले हुए इसी आधार पर। इस तरह से दबा के डरा के जजों को, जज एक आध हैं अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों को संदेह है कि अगले चीफ जस्टिस जो बनने वाले हैं शायद उन्हें चीफ जस्टिस न बनाया जाए, क्योंकि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट फैसले अब भी वो दे रहे हैं, ये संदेह है। अगर, क्योंकि ये तो किसी की बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। कहीं दुनिया में, हिंदुस्तान की किस किताब में लिखा हुआ है कि किसी आदमी से कोई अपराध हो जाए तो उसके घर को गिरा देंगे? कानून के जानने वाला कोई व्यक्ति और कोई जज के कान पे जूं रेंगती है? नहीं रेंगती। किसी कानून में नहीं लिखा है भाई हमने हत्या कर दी किसी की, हमें गिरफ्तार कर दिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए। लेकिन हमारे मकान जिसमें हमारे बच्चे भी रह रहे, भाई भी रह रहे, उनका क्या दोष है? उनका हिस्सा है उसमें, आप कैसे बुलडोज कर सकते हैं? ये बुलडोजर वाला कानून कहां से आ गया? किसने ये अधिकार दिया सरकार को? लेकिन रोज हो रहा है। मैं अध्यक्ष जी, आप किसी दिन उत्तर प्रदेश में सत्ता में जरूर आएंगे। वे लोग जो इस साजिश है, इस कार में जो लोगों के मकान गिरवा रहे हैं, जो अकारण लोगों को जेल भेज रहे हैं, उनको इससे भी खराब दंड देने का काम करिए। ये प्रतिज्ञा, ये दृढ़ निश्चय लेके जाना लोगों के बीच में। लोग आपका समर्थन देंगे। लोग आज जा चुके हैं इन सरकारों से, लोग इसे बदलना चाहते हैं। तो ये जो प्रस्ताव आपके हैं, जो इन लोगों ने, जिन पर तमाम लोगों ने चर्चा की, आप लोगों ने सुना, वो प्रस्ताव जैसे हैं वैसे ही रूप में पास किए जाएं। जो इससे सहमत हो वो अपना हाथ उठाए। बोलो, सब सहमत हैं? हाथ नीचे कीजिए। जो इससे असहमत हों, जो इससे सहमत नहीं है, वो हैं ऐसे कुछ लोग जो असहमत हों, वो हाथ उठा सकते नहीं है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित किया जाता है। अब इसका समापन तो अध्यक्ष जी कराएंगे, लेकिन मैं अपने सभी प्रतिनिधियों से को बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको पार्टी कोई व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं कर सकी, कष्ट हुआ होगा, इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूं पार्टी की तरफ से, आप सबसे। और अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इसका विधिवत अब आप समापन कर दें।